नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मंडे मॉर्निंग पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो ठीक ठाक की शुरुआत है। अगर एसजीएक्स निफ्टी को देखकर चले तो 41 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि यहाँ लुढ़का हुआ है, 76 अंकों की कमजोरी वहां पर दिखाई दी। नास्डैक फ्यूचर्स में भी 30-35 अंकों की कमजोरी है। हालांकि बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो थोड़ी मिलीजुली से शुरुआत हुई है। जापानीज मार्केट निके अब हम देख रहे हैं 88-89 अंक मजबूती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं उनमें कुछ मिक्स्ड सी, कहीं कहीं सुस्त और दायरे वाली शुरुआत होती हुई नजर आई है। सोने चांदी में भी दायरे का ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। कच्चा तेल है $81 के करीब सपाट, तो सोना चांदी भी आप कह सकते हैं एक छोटे दायरे में ट्रेड करते दिखे हैं। बीते हफ्ते क्या कुछ हुआ है और इस हफ्ते कौन से महत्वपूर्ण डेटा हैं, ट्रिगर पॉइंट्स जिन पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या फिर घरेलू बाजार, हमने देखा बहुत टाइट रेंज का ट्रेड हुआ, ना खराब ना अच्छा। तो एग्जैक्टली एक समअप जरा हमें बता दीजिए और कहाँ नजर रखनी है अब। ठीक वहीं पर हैं जहां पिछले मंडे थे। अच्छा। हमारे बाजार भी और ग्लोबल मार्केट्स भी। कुछ भी एक्शन जैसे आप बता रही हैं, वीक ऑन वीक आधे % की भी मूव आपने डाउ में नहीं देखी। S&P 500 तो उससे भी कम है, नैस्डैक भी 1/4% पर है। तो बहुत ही सुस्त कंसोलिडेशन वाला पिछला हफ्ता रहा है और पिछले 2-3 दिनों में भी कोई भी ऐसा संकेत नहीं आया है जो फिलहाल उस मूड माहौल को बदल सके। आज सुबह भी अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगी तो बहुत ही सुस्त चाल चल रही है, थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं। अभी भी एक रेंज में ही आपको कारोबार होते हुए दिख रहा है। इंपॉर्टेंट हफ्ता है, बट पिछले हफ्ते से अब तक कुछ वैसा बदला नहीं है ग्लोबल बाजारों के लिए जिसकी वजह से एक बड़ी मूव के अब तक आपको संकेत आते रहे। एक बार पहले मैं आपको फ्राइडे का एक्शन समझा देता हूं। अगेन बहुत ही सुस्त कंसोलिडेशन वाला दिन रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। एक बार फिर से 200 अंकों की रेंज में डाउन ने कारोबार होते हुए देखा। पिछले हफ्ते हमने देखा है हर सेशन 200 से 250 अंक की रेंज में था। फ्राइडे को भी यही होते हुए देखा, उसमें आपने 20 अंक की हल्की बढ़त देखी है। नैस्डैक पर भी आपने मामूली बढ़त होते हुए देखी थी। बट हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर हो रहा है हमारे बाजारों में भी, ग्लोबल बाजारों में भी, और ऐसा ही एक्शन आपने फ्राइडे को भी होते हुए देखा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्पेशली नतीजों के दम पर कुछ शेयर्स थे जो मूवमेंट दिखा रहे थे। स्पेशली PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यहाँ पर 3.5% शेयर उछला है क्योंकि इनके नतीजे अच्छे आते हुए दिखे थे। थोड़ा अमेजॉन में भी अच्छे एक्शन आपने बनते हुए देखा। अनुमान है कि इनके नतीजे अच्छे आएंगे। बॉन्ड डील में आपने हल्की बढ़त देखी है। फेड पॉलिसी 3 मई को है, तो फिलहाल 10 दिन है उस पॉलिसी के लिए, और अनुमान यही जताया जा रहा है कि 90% जानकार इस समय मान रहे हैं कि 1/4% की बढ़त होने वाली है। तो एक दो तरह के सिनेरियोज हैं जहां तक आप अमेरिकी बाजारों की बात कर सकते हैं इस समय। एक तरफ तो हमने देखा है कि डेटा का स्लो डाउन तो दिख ही रहा है, डेटा से स्लो डाउन के इंडिकेशंस तो आ ही रहे हैं। तो बाजार एक तरफ तो तैयार हो रहा है कि शायद अब रेट्स और बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े, बट दूसरी तरफ जितनी भी कमेंट्री पिछले हफ्ते हमने फेड से आती हुई देखी, उनके सदस्यों से, सब के सब ने कहा है कि रेट्स अभी भी और बढ़ाने की जरूरत है। तो किस तरफ बाजार डायरेक्शन लेगा, फेड पॉलिसी का इसमें एक बहुत अहम रोल होने वाला है। फिलहाल अब तक जो नतीजे हैं, स्पेशली बैंक्स के नतीजे, वो थोड़े अनुमान से बेहतर आए हैं, बट ये लार्जली लार्ज बैंक्स के नतीजे आए हैं। अब जब नतीजों का सीजन और पेस पकड़ेगा तो शायद इस पर बाजार और रिएक्ट करना शुरू करें, एटलीस्ट वो डेटा हमारे सामने आएगा। बट नॉनदलेस फिलहाल एक कंसोलिडेशन का दौर जारी है अमेरिकी बाजारों में। यूरोप में आपने हल्की बढ़त आते हुए देखी, कुछ एक्शन वहां पर नहीं था। कच्चे तेल में हमने देखा है 5 हफ्तों के बाद वीकली कमजोरी आते हुए देखी है। पिछले हफ्ते काफी शार्प सेल ऑफ आया था, करीब 6% नीचे फिसला था। फिलहाल भी उन्हीं लेवल्स के आसपास है जहां पर आपने फ्राइडे को देखा था। $81-82 की रेंज में ब्रेंट पिछले कुछ समय से है। नेचुरल गैस, यहां पर एक रिबाउंड जरूर आया है। 5 हफ्तों की ऊपरी स्तर पर ये फ्लैट कारोबार होते हैं आपको दिख रहा है। सोने चांदी में लगातार दूसरे हफ्ते आपने कंसोलिडेशन देखी है। $2000 के थोड़ा नीचे आपको सोने के भाव इस समय दिखेंगे। पिछले हफ्ते थोड़ी सी कमजोरी आपने आती हुई देखी थी। बेस मेटल्स, यहां पर भी सुस्ती छाई हुई है, पिछले हफ्ते गिरावट ही आई थी। एग्री कमोडिटीज में मिला जुला कारोबार है। रॉ शुगर पर रखिए नजर, यहां पर एक्शन बना हुआ है। और इस हफ्ते जो ब्लैक सी ग्रेन डील है रशिया, यूक्रेन और बाकी देशों के बीच, वहां पर एक मीटिंग होने वाली है, तो यूएन ब्रोकर करने वाला है इस मीटिंग पर। अब थोड़े नेगेटिव कमेंट्स आए हैं रशिया की तरफ से, देखते हैं यहां से कुछ इंपैक्ट आता है। वैसे ओवर सप्लाई की सिचुएशन इस समय ग्रेन मार्केट में है, तो चिंता इस समय उतनी बैठी हुई नहीं है। इस हफ्ते की बात करें तो यहां से अब आपको जो कंसोलिडेशन दिख रहा है वो शायद बदलते हुए दिखेगा, क्योंकि लार्ज कैप आईटी के नंबर्स आने वाले हैं। Amazon, अल्फाबेट, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, इन सभी कंपनीज के नंबर्स आएंगे, तो यहां से आपको सेंटिमेंट में थोड़ा बदलाव होते हुए दिख सकता है कि लार्ज कैप आईटी के नंबर्स कैसे आते हैं। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, यहां पर टेक ओवर के बाद पहली बार नंबर्स आने वाले हैं।
देखते हैं कि एग्जैक्टली अर्निंग्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है बैंकिंग क्राइसिस का, क्योंकि फर्स्ट रिपब्लिक काफ़ी बुरी तरह हिट हुआ था। इसके अलावा कंजम्पशन स्पेस से कोका कोला के नंबर्स आएंगे, मैकडोनल्ड्स के नंबर्स आएंगे, लार्ज कैप कंपनीज में जीएम और बोइंग के भी नंबर्स आने वाले हैं। तो नतीजों के लिहाज से अमेरिकी बाजार के लिए एक बहुत ही अहम हफ्ता है। साथ ही इनका Q1 जीडीपी डेटा आने वाला है, तो अगेन फेड पॉलिसी से पहले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा दिखाने के लिए कि इकोनॉमी पर कितना असर पड़ा है रीसेंट रेट हाइक्स का। कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है, ये फेड क्लोजली ट्रैक करता है अपनी पॉलिसी के लिए। तो पॉलिसी के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है और नतीजों के लिहाज से भी काफ़ी एक्शन रहने वाला है। तो दोनों के फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस हफ्ते बाजार के लिए। इसके अलावा यूरोप में बैंक्स के नंबर्स आने वाले हैं। क्रेडिट स्विस के साथ मर्जर के बाद पहली बार यूबीएस के नंबर सामने आएंगे, तो उसका आपको एक इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है। साथ ही बार्कलेज के नंबर्स आपके सामने आने वाले हैं, डॉइच बैंक के नंबर्स आएंगे। तो यूएस ही नहीं, यूरोप से भी इंपॉर्टेंट डेटा क्यूज आने वाले हैं। साथ ही इनका Q1 जीडीपी डेटा आएगा और बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी भी रहेगी। नए गवर्नर साहब युएडा साहब जिन्होंने पदभार संभाल लिया है, उनके अंदर पहली पॉलिसी होने वाली है। जो बॉन्ड यील्ड फ्लेक्सिंग पर पहले कॉमेंट्स आए थे, उस पर इनका क्या कहना है, आगे के आउटलुक पर क्या कहना है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हफ्ता डेटा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नतीजों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद इन सभी की वजह से दायरे से बाहर निकले, बट अब तक तो कोई ऐसे संकेत नहीं आए हैं जो दायरे से बाहर निकलने का आपको अनुमान बता रहे हैं। देखते हैं, एक्शन पैक्ट वीक रहना चाहिए हमारे लिए। चलिए, एक्शन पैक्ट वीक रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में या अदरवाइज किसी भी इवेंट में कुछ बड़े उलटफेर होते हैं तो हमारा मार्केट भी उस पर रिएक्ट करने से नहीं चुकेगा। शुक्रिया दीपू, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से तो हमने कैश और एफएनओ स्पेस दोनों जगह देखी है और वो 4 डिजिट नंबर्स में रही है। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि घरेलू संस्थागत निवेशक जो कुछ समय पहले तक हाथ पीछे खींचते हुए नजर आ रहे थे, उनकी तरफ से 1633 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर निकल कर आया है। तो एफआईआईज उन्होंने हाथ जरूर पीछे खींचे हैं, लेकिन डीआईआईज वो फिर से मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। नतीजे भरपूर आ रहे हैं, उनकी भी एनालिसिस लेंगे। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, पहले तो बताइए वीकेंड पर कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? बिल्कुल, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गज के नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें अगर आप नतीजे देखेंगे ओवरऑल आपको बढ़िया दिख रहे हैं। ऑपरेशनली भी जो अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। आए हालांकि अगर आप देखें 2% के आसपास जो गिर कर आई है, पर अनुमान जो था उससे भी नीचे का था। वहीं अगर आप बात करें कि ओवरऑल कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पर आपको 9% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। मार्जिन जो हमारा अनुमान था 16.5% का, वहां से बढ़कर अगर आप देखें तो 18% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे जो अगर आप देखें 19,300 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है, जो अनुमान था 17,500 करोड़ का। और ओवरऑल भी अगर आप देखें कि मुनाफे में लगभग आपको 22% के आसपास का उछाल दिखेगा। उसी के साथ साथ बोर्ड ने सब्सिडरी जो आनी है RNEL के साथ जो मर्जर को वापस और रद्द करने का जो है फैसला लिया है। ICICI बैंक, यहां पर अगर आप देखें तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आए हैं। NIIs लगभग 40% बढ़कर आई है। मुनाफे में भी आपको 30% का उछाल दिखेगा। प्रोविजंस की बात करें तो वहां पर लगभग आपको 52% के आसपास की वहां पर भी आपको जो है बढ़त आती हुई दिखी है। डोमेस्टिक लोन ग्रोथ की बात करें तो वहां पर भी आपको लगभग 21% का उछाल है। और अगर आप GNPA में वहां पर भी आपको कमी आती हुई दिखेगी। 3.07% से गिरकर 2.81% पर आते हुए दिखे हैं। और सिमिलरली NNPS में भी आपको सुधार दिख रहा है, 0.55% से गिरकर 0.48% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और बोर्ड ने अगर आप बात करें तो 8 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की भी घोषणा की है। अब माइक्रोटेक डेवलपर्स, यहां पर बात करें तो नतीजे आपको मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। आय लगभग 5.5% गिर कर आई है। मार्जिन्स में आपको थोड़ी कटौती दिखेगी, 26.3% से गिरकर 23.7% पर आते हुए दिखे हैं। और 1:1 बोनस शेयर्स के जो है वह उसका भी जो है उन्होंने ऐलान किया है। उसी के साथ साथ अगर आप यस बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। NIIs लगभग 16% बढ़कर आए हैं और प्रोविजंस में भारी उछाल देखा गया है, 128% का आपको उछाल है। और GNPAs की बात करें या NNPAs बात करें, GNPAs जो है वो थोड़े बढ़कर आते हुए दिखे हैं, 2.02% से बढ़कर 2.17% पर आते हुए दिखे हैं। तेजस नेटवर्क, ओवरऑल आप नतीजे देखें तो नतीजे थोड़े इंप्रूव हुए हैं, पर कंपनी अभी भी घाटे में ही है। आय में लगभग आपको 137% की बढ़ोतरी दिखेगी, जो पहले 127 करोड़ के आसपास थी वो आय लगभग 300 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। पर कामकाजी अभी भी कंपनी को घाटा है। पहले लगभग 88 करोड़ का घाटा था, इस बार अगर आप देखें तो 8 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो बोर्ड ने
बोर्ड ने जो है एमडी और सीईओ आनंद एस अथरिया साहब जो है उनको नियुक्त भी किया है। अंत में सी इन्फो सिस्टम, मैपमा इंडिया, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आपको दूसरे पैमानों पर अगर मार्जिन में वहां पर आपको थोड़ी कटौती दिख रही है, 43.6% से गिरकर 40% के आसपास आते हुए दिखे। बाकी अगर आप दूसरे पैमाने पर देखें, आय में लगभग 27% की बढ़ोतरी है, कामकाजी मुनाफा लगभग 17% बढ़कर आया है। मुनाफे की बात करें तो लगभग 22.5 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं और बोर्ड ने 3 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड की घोषणा भी की है। चलिए, तो ये वो नंबर्स हैं जो ओवर द वीकेंड हमने आते हुए देखे मार्केट बंद होने के बाद। तो इस पे आज मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा जब बाजार आज खुलेगा, एंड ऑफ कोर्स हम भी इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन अरमान, ये बताइए, ये तो नंबर्स हो गए, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और दूसरे सेक्टर्स में भी तो खबरें होंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ में आज भी नतीजे हैं। नतीजों में निफ्टी में अगर आपको देखेंगे नेशनल बैंक के नतीजे आएंगे, कैश में सेंचुरी टेक्सटाइल, नेल्को, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, महिंद्रा लॉजिस्टिक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, टाटा टेली सर्विसेज और आईएफएल सिक्योरिटीज जैसी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड बैठक में FY24 के लिए एफपीओ या राइट इश्यू या QIP के जरिए जो है फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और GHCL जो है, जो स्टॉक अब T2T से अब ए ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो वो जो डीमर्जर हुआ था उसके चलते T2T ग्रुप में था, वहां से अगर आप देखें तो ए ग्रुप में आता हुआ दिखेगा। खबरों के हिसाब से HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों पर आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो शर्तों हैं वहां पर सफाई आती हुई दिखी है कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड को HDFC लाइफ या HDFC एर्गो की बात करें उनमें हिस्सा बढ़ाने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और हिस्सा जो 50% से ज़्यादा जो है उसको बढ़ाने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। 2 साल के भीतर उनको HDFC क्रेडिला की बात करें तो उसमें अपनी हिस्सेदारी घटाकर 10% के आसपास करनी होगी। और उसी के साथ साथ अगर आप बात करें कि HDFC लिमिटेड की जो सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनीज हैं वो HDFC बैंक में निवेश जो है वो जारी रख सकती हैं। उसी के साथ अगर आप बात करें तो HDFC बैंक को HDFC लिमिटेड के सभी ब्रोकर्स को 1 टाइम मैपिंग भी करनी होगी, और उसी के साथ साथ आपको कई सारे जो है अपडेट्स इसी से रिलेटेड जो है आते हुए दिखे हैं। विप्रो 26 से 27 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी और बोर्ड में नतीजों के साथ साथ बायबैक के जो है प्रस्ताव है वहां पर विचार किया जाएगा। सन फार्मा की बात करें तो कंपनी को US FDA से कंसेंट डिक्री या फिर आप करें नॉन कंप्लायंस जो है लेटर मिला है, और अगर ये मोहाली की जो फैसिलिटी है उसमें कुछ करेक्टिव एक्शंस करने के लिए उनको बोला गया है। US FDA ने मोहाली फैसिलिटी की अगर आप बात करें तो 3 से 12 अगस्त 2022 के बीच जो है OAI जो है जांच की थी। महाराष्ट्र सीमलेस कंपनी को ONGC से 262 करोड़ का जो है एक ऑर्डर मिला है, और ये अगर आप बात करें तो सीमलेस ट्यूबिंग पाइप और उपकरणों की सप्लाई करने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कंपनी को इस ऑर्डर को लगभग 40 से 42 हफ्तों में जो है ऑर्डर को पूरा करना होगा। और अंत में एमी ऑर्गेनिक्स की बात करें तो कंपनी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बिजनेस में कदम रखा है, और अगर आप देखें तो बाबा फाइन केमिकल्स में लगभग 55% हिस्से का जो है अधिग्रहण किया है। 62 पॉइंट लगभग आप देखें तो 70 करोड़ के आसपास में लगभग 55% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। चलिए, तो ये कुछ और खबरें हैं, नंबर्स हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि मार्केट इस पे भी रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि इस बाजार पर आज जब मंडे मॉर्निंग मार्केट खुलेंगे तो आपके लिए कौन सी खास रणनीति बननी चाहिए, होनी चाहिए, कौन से शेयर्स पे, कौन से सेक्टर्स पे आपको फोकस करना है। सब पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग। सर, सबसे पहले तो यही बताइए, बहुत टाइट रेंज का ट्रेड हमने बीते हफ्ते देखा। शुक्रवार की भी जो क्लोजिंग हुई 17,600 के ऊपर निफ्टी के लिए और 42,100 के ऊपर ही हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी को क्लोज होते हुए देखा है, सुस्ती लेकर ऑफ कोर्स। तो करना क्या है आज? क्या हम रेंज के बाहर निकलते दिखेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। देखिए, रेंज के बाहर तो डिफिकल्ट लग रहा है निकलना। देखिए, काफी क्रूशियल सपोर्ट है निचले स्तरों पर, और वो सपोर्ट काफी रिस्पेक्ट किया है निफ्टी इंडेक्स ने पिछले थ्रू आउट द वीक। और 17,580, 17,600 जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे निचले स्तरों पर ब्रीच नहीं होते हैं तब तक आउटलुक जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में, पुल बैक यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से, और यहाँ से कोई बड़ी नेगेटिव डाउन साइड नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं हम। अगर 17,500 का नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट निकल के आ रहा है। देखिए, इस सप्ताह मंथली एफएनओ की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो जो बड़ी रेंज निकल के आ रही है वो होगी 17,400 से लेकर 17,800 की। कोई भी बड़ा फिगर अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली थोड़ी सी
बढ़ने की संभावना नजर आती है। बट इस वॉलेटिलिटी के चलते कोई भी गिरावट होती है तो वहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने के ऊपरी स्तरों पर 17,700 17,750 तक के इमीडिएट टारगेट हम निफ्टी में इस सप्ताह एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओके। बैंक निफ्टी पर भी इसी तरह का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने कॉन्स्टेंटली देखा है 42,000 का एक तगड़ा सपोर्ट है, ये इसने ब्रीच किया नहीं है, लेकिन फिर बात वही है कि अपर साइड में भी कोई ब्रेकआउट के सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ क्या करना है? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ठीक है आपने। 42,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट वो थ्रू आउट द वीक हमने देखा बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है और क्लोजिंग बेसिस पे इसी लेवल को वॉच आउट करना होगा। 40,000 के नीचे की क्लोजिंग जब तक नहीं मिलती है तब तक पूरी संभावना है कि यहाँ पे फिर से पुल बैक ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है। 42,300, 42,600 एंड 42,800 तक का मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे 42,000 का स्पॉट में स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। और जिस हिसाब से दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमें पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला था, कुछ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी हमें एक्शन देखने को मिला था। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में है और थोड़ी सी डिप में यहाँ पे भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। नीलेश जी, एक बार आप बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे सर? देखिए, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा 42,000 का और इंट्राडे में हो सकता है कि उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे डिप करके फिर से ऊपर आ जाए। बट क्लोजिंग बेसिस पे जब तक बैंक निफ्टी 42 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक जो पुट राइटर्स कॉन्स्टेंटली 42,000 पे पुट राइटिंग कर रहे हैं, वो जब तक वहां से अनवाइंडिंग हमें देखने को नहीं मिले तब तक यहाँ पे कोई भी बड़ी गिरावट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे हैं। इंट्राडे में डिप मिलती है तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी तौर पर लेना चाहिए और हम 42,300 42,600 तक का मूव हमें ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकता है। ओके, मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए जरा रिपीट कर देती हूँ। जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते देखा था, इस बार भी कई एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि 17,500 का ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और अपर लेवल जो है 17,700 से 800 के पास निफ्टी टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अमूमन यही दायरा बनता दिख रहा है और याद रखिएगा मंथली एक्सपायरी का भी हफ्ता है। बैंक निफ्टी थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा है, 42,000 अभी भी सपोर्ट का काम करेगा, तो 42,000 का क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट आपको यहाँ पर लेकर चलना है। इंटरडे में 42,300 से 600 ये एक रेंज टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। ओवरऑल जो ब्रॉडर रेंज है वो 42,600 के पार 800 तक स्ट्रेच होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अब कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर बात कर लेते हैं। उससे पहले हमने देखा रिलायंस के नंबर्स आए हैं, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अच्छे रहे हैं, तो इन दोनों स्टॉक्स में क्योंकि हमने देखा ओवर द वीकेंड ये निकल कर आए हैं, आज किस प्रकार का एक्शन, अगर किसी को रणनीति अपनानी है इन दो दिग्गजों में स्टॉक्स में, तो क्या होगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, रिलायंस काफी समय से वहां पे भी एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि एक अच्छी बात ये रही है कि निचले स्तरों से इस पर्टिकुलर काउंटर ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो 2300 का लेवल काफी क्रूशियल सपोर्ट होगा और जिस हिसाब से हमने फ्राइडे के सेशन में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखी, जहाँ पे ऊपरी स्तर पर 2425 के हाइज बने थे, तो मेरे ख्याल से जब वो हाइज ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे और बड़ी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। और पोजीशन तौर पर मेरे ख्याल से यहाँ पे तो खरीदारी के मौके ही ढूंढने चाहिए और पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। एक अच्छा काउंटर है जिस हिसाब से यहाँ पे काफी समय से एक्यूमुलेशन जोन में काउंटर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो ऊपरी स्तर पर जो टारगेट हमें नजर आता है वो होगा 2450 का, थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे टारगेट होंगे और स्टॉप लॉस होगा 2295। 2295 के स्टॉप लॉस से रिलायंस में खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का आपने जिक्र किया, ये काउंटर भी काफी अच्छा प्राइवेट सेक्टर बैंक के एक हैवीवेट माना जाता है और जिस हिसाब से टेक्निकल स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है, एक ऊपरी स्तरों से पिछले 4 से 5 दिनों में हमें गिरावट जरूर देखी है, बट ओवरऑल मेजर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कोई भी अगर डिप मिलती है तो पोर्टफोलियो बेट अच्छी बन सकती है, एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड बन सकता है। 860 के आसपास का नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 920 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है इमीडिएट बेसिस पे और पोजीशन तौर पर 1000 तक के लेवल भी हमें नेक्स्ट 6 to 8 मंथ के टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और आपकी बेस्ट पिक्स आज कहाँ से आएंगी? देखिए, 2 खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले एशियन पेंट, ओवरऑल पेंट स्टॉक में हमने पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छी बाइंग देखी, तो एशियन पेंट की एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 2880 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे 2950 तक के टारगेट को ध्यान में रख के खरीदारी करने की सलाह होगी। 2850 का स्टॉप लॉस होगा, सो 2850 के स्टॉप लॉस से 2950 के टारगेट के लिए एशियन पेंट में खरीदारी करने की सलाह होगी। उसके अलावा देखिए, एसबीआई कार्ड ये एक दूसरा काउंटर था जहाँ पे हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा था और एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से काउंटर ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। 780 के टारगेट के लिए
SBI कार्ड में लॉन्ग पोजीशन का इनिशिएट करने की सलाह होगी। 750 के यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच नीलेश जी हमें बताने के लिए कहाँ कमाई के मौके। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ICICI बैंक में तो खरीदारी बिल्कुल बनती है। थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेने की रिकमेंडेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में है, जहां पर आपको 2450 तक का टारगेट मिलेगा। इंट्राडे ICICI बैंक में 920 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। एशियन पेंट्स है पसंद, 2850 का स्टॉप लॉस, 2950 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। और SBI कार्ड में भी 780 तक के टारगेट के लिए 750 का स्टॉप लॉस है, वो आप लगाकर चल सकते हैं। तो खरीदारी की रिकमेंडेशंस निकल कर आ रही हैं। लेकिन एक्शन कमोडिटी मार्केट में भी भरपूर रहा है और इस पर बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कच्चे तेल में जो बीते हफ्ते हमने करेक्शन देखा, जो कि 5 हफ्तों के बाद एक वीकली करेक्शन आया है, क्या आज मार्केट संभलता दिखेगा? खरीदारी बनती है क्रूड में? जी गुड मॉर्निंग। देखिए फिलहाल जो ट्रेंड है वो अभी कहीं ना कहीं करेक्टिव है, तो मुझे लगता है कि ट्रेंड जारी रहेगा, क्योंकि हमने फ्राइडे को भी जो क्लोज देखा था काफी न्यूट्रल टू नेगेटिव ही क्लोज था और आज भी हल्की सी गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पे अपनी बिकवाली करनी है। MCX पर जब तक 6550 के नीचे ब्रॉडली प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं तब तक सेल ऑन रैलीज की सलाह होगी। ट्रेड अगर लिया जाए तो यहाँ पर 6450 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं, 6550 के ऊपर से स्टॉप लेकर। और डाउन साइड में मेरा मानना है कि 6270 तक के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो सेल ऑन राइज की रणनीति MCX क्रूड में 6450 पर सेल करने की, शॉर्ट जाने की सलाह है। 6550 का स्टॉप लॉस, 6270-75 तक का टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। अच्छा, सोना चांदी दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, तो इस हफ्ते अपसाइड में दायरा टूटता दिख रहा है या यहाँ पर भी सेल? देखिए यहाँ पर भी अगेन हमने फ्राइडे को जो क्लोज देखे थे वो नेगेटिव ही देखे थे और यहाँ पर भी करेक्शन हावी है। तो मेरा मानना है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही फिलहाल करेक्शन जारी रहेगा और सेल ऑन राइज की सलाह होगी यहाँ पर भी। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो 60,000 से 60,100 के बीच बिकवाली करके चला सकता है और ऐसा लगता है कि 59,600 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट हमें देखने मिलेंगे। वहीं अगर चांदी की भी बात करूं तो 75,000 से 75,200 के बीच बिकवाली कर सकते हैं। जब तक ब्रॉडली 76,000 के नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं तब तक प्राइसेस में दबाव बरकरार रहेगा और डाउन साइड में 73,800 से 74,000 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। और आप एक बार टारगेट रिपीट करेंगे चांदी में? अराउंड 74,000 से 73,800 तक की रेंज देखी जा सकती है। ऑलराइट, चलिए, मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए जरा रिपीट कर देती हूँ। सेल की रणनीति सोने और चांदी दोनों में अपनानी है। 60,100-120 के पास सेल करके सोना चले 59,000 के डाउन साइड टारगेट के लिए। सिमिलरली 75,000 या 75,200 के पास चांदी मिले तो सेल करना है 74,000 और 73,800 तक का डाउन साइड टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली सोने, चांदी, कच्चे तेल में आज सेल ऑन राइज की ही रणनीति अपनानी है। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर किन शेयरों पर है, इस पर बात करेंगे। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताइए। जी, कई सारी रिपोर्ट्स हैं जहां पर आपको इन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले बात करें CLSA की। उनके रिलायंस इंडस्ट्रीज पे वो बाय मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट रख रहे हैं 2970 का। वहीं जेफरीज की अगर आप बात करें तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे मेंटेन रख रहे हैं बाय, पर टारगेट यहां से बढ़ा रहे हैं 3100 से बढ़ाकर 3125 पर कर रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मेंटेन कर रहे हैं बाय को, पर टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं 2875 से बढ़ाकर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं 2890 कर रहे हैं। उसी के साथ साथ CLSA की बात करें तो उन्होंने ICICI बैंक पर उनकी रिपोर्ट अगर आप देखें तो बाय जो है वो तो उन्होंने मेंटेन करा है और टारगेट यहां पर भी बढ़ाया है, 1175 से बढ़ाकर 1200 कर दिया है। वहीं जेफरीज जो है वो ICICI बैंक में वो मेंटेन कर रहे हैं बाय और यहां पर उन्होंने भी टारगेट बढ़ाया है, 1150 से बढ़ाकर 1180 कर दिया है। सिटी हिंदुस्तान जिंक पे जो उनकी रिपोर्ट है वो सेल को मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट घटा रहे हैं, 260 से घटाकर 240 कर रहे हैं। आप जेफरीज की बात करें तो उन्होंने मैक्रोटेक डेवलपर्स पर वहां पर भी जो बाय है वो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट रख रहे हैं 1325 का। मॉर्गन स्टैनली की एशियन पेंट्स पर आपको रिपोर्ट है जिसमें वो अंडरवेट जो है वो तो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट यहां पर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 2516 से बढ़ाकर 2546 कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की ही बर्जर पेंट्स पर बढ़िया है, अगर अब रिपोर्ट बढ़िया आती हुई दिखी है, अपग्रेड हो रहा है और अपग्रेड भी अगर आप देखें तो अंडरवेट से इक्वल वेट हो रहा है और टारगेट जो बढ़ा रहे हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, 507 से बढ़ाकर 611 का टारगेट रख रहे हैं। और अंत में अगर आप बात
बात करें मॉर्गन स्टैनली की ही, उनकी कंजाइन नेरोलेक पर, वहां पर वो अंडरवेट जो है वो तो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट यहां पर घटा रहे हैं, 380 से घटाकर 322 कर रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसी बैंक तो रिडार पर रहेगा ही, पेन स्टॉक्स पर भी खास नजर रहने वाली है। थैंक यू सो मच अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम करते हैं यही रैप अप, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।